नमस्कार, 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। खबरों की शुरुआत सबसे पहले करनाल से, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। हरियाणा सरकार ने नारी शक्ति को आज विशेष सम्मान दिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हरियाणा ने विशिष्ट क्षेत्रों में अपना उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को नगद पुरस्कार व अवार्ड देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 12,000 महिलाएं शामिल हुई। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाली अधिकतर महिलाएं किसी विशिष्ट क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। इनमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं, आंगनबाड़ी वर्कर व विभिन्न तरह के समाज सेवाओं के कार्यों से जुड़ी हुई महिलाएं शामिल रही। इन महिलाओं को राज्य सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए से लेकर 21,000 रुपए की राशि इनाम स्वरूप दी गई। इसके अलावा प्रशंसा पत्र दिए गए। आज का कार्यक्रम कई मायनों में विशेष रहा। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी और सरकारी विभागों के योगदान के जरिए ही आज प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार हुआ है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो वहीं भिवानी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला पुलिसकर्मियों ने स्कूटी रैली निकालकर महिलाओं को जागरूक किया। के मौके पर शहर में स्कूटी रैली का आयोजन किया गया। यह रैली भिवानी के महिला थाना से निकलकर शहर के चौक चौराहों से गुजरी और महिलाओं को जागरूक भी किया गया। वहीं डीएसपी आर्यन चौधरी ने बताया कि इस मौके पर 6 महिला पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित भी किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार महिला सुरक्षा को लेकर सजग है। समय समय पर हेल्प डेस्क 1091, डायल 112 और दुर्गा शक्ति जैसी योजनाएं इसमें शामिल हैं। भिवानी से सुमित जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। वहीं यमुनानगर में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में महिलाएं डीजे की धुन पर जमकर थिरकी। एसएसपी मोहित हांडा के निर्देश पर महिला थाना में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जहां पर एएसपी जसलीन कौर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं जसलीन कौर ने बताया कि महिला खुद सुरक्षित होगी तो ही दूसरों को सुरक्षित रख सकेगी। वहीं उन्होंने महिला आईपीएस के तौर पर कहा कि उनकी कोशिश रहती है कि महिलाओं के विरुद्ध जो भी अपराध हो उनमें है जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। इसके अलावा जो ये भी चाहती हैं कि एक महिला जब भी उसका मन करे, चाहे रात के 2 बजे हो, चाहे किसी भी ड्रेस में हो, किसी के भी साथ हो, वो सुरक्षित अपने घर से निकल सके और घर सुरक्षित आ सके। यदि महिला के मन में किसी भी तरह का डर भय या संकोच है तो हम मानते हैं कि तब तक महिला आत्मनिर्भर नहीं हो सकती, ना ही महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रही है। बाकी उन्होंने कहा कि सरकार के अच्छे प्रयास है, क्योंकि जो 75 साल हो चुके हैं देश की आज़ादी को, एक से एक कानून महिलाओं के फेवर में बन रहा है, तो एक अच्छा प्रयास है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज। बढ़ते खबरों में आगे, रोहतक के गढ़ी सांपला किलोई में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोगों से संवाद किया। इस दौरान हुड्डा ने कहा कि ये उनकी आखिरी आर पार की लड़ाई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संकेत दिए हैं कि 2024 का विधानसभा चुनाव राजनीति के हिसाब से उनका आखिरी चुनाव हो सकता है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत अपने विधानसभा क्षेत्र गढ़ी सांपला किलोई का दौरा कर रहे थे। इसी दौरान वो घिलोड़ कला गांव में पहुंचे और अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि ये उनका आखिरी आर पार की लड़ाई है और लोग उसका साथ दें। साथ ही उन्होंने कहा कि अब वो 75 वर्ष के हो चुके हैं, ऐसे में आर पार की लड़ाई होगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए महज 1 साल का वक्त रह गया है, ऐसे में लोग उनके साथ आए और आर पार की लड़ाई लड़े। इंडिया न्यूज के लिए रोहतक से दिनेश कोसे। तो वहीं अंबाला में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पैदल मार्च निकाला और लोगों को राहुल गांधी की चिट्ठी सौंपी।
कांग्रेस धरातल पर खुद को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है। आज अंबाला में भी यूथ कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली गई। यूथ कांग्रेस के सदस्य अंबाला के बाजारों में घूमे और राहुल गांधी की उस चिट्ठी को लोगों तक पहुंचाया जिसको राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद साझा किया था। यूथ कांग्रेस का कहना है कि उन्हें हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान काफ़ी जन समर्थन मिल रहा है और लोग लगातार उनके साथ जुड़ रहे हैं। अमन कपूर, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, अंबाला। तो वहीं सिरसा में जेजेपी नेता दिग्विजय की शादी से पहले प्रीति भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई दिग्गज नेता शामिल हुए। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला की शादी को लेकर आज भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिरसा के जीटीएम ग्राउंड में प्रीति भोज का आयोजन किया गया जिसमें हरियाणा भर से हजारों लोगों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में दिग्गजों ने भी शिरकत की। बाबा रामदेव, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल सहित तमाम नेताओं ने शिरकत की। इस मौके पर सभी दिग्गजों ने दिग्विजय सिंह चौटाला और उनके परिवार को शादी की बधाई भी दी। मीडिया से बातचीत करते हुए सभी दिग्गजों ने कहा कि चौटाला परिवार से उनका पुराना रिश्ता है। इसी के चलते वे आज दिग्विजय चौटाला और उनके परिवार को बधाई देने आए हैं। इस मौके पर उन्होंने चौटाला परिवार के सभी सदस्यों की दीर्घ आयु की कामना भी की है। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। गुरुग्राम में ओयो होटल के सीईओ रितेश अग्रवाल के पिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रितेश के पिता सोसाइटी के 20वें फ्लोर से नीचे गिर गए थे। गुरुग्राम के सेक्टर 53 स्थित इसी दी क्रश सोसाइटी की 20वीं मंजिल से गिर करके रमेश अग्रवाल की मौत हो गई। रमेश अग्रवाल की बात करें तो वो ओयो होटल्स जो ग्रुप है उसके सीईओ और फाउंडर रितेश अग्रवाल के पिता हैं और आज इस सोसाइटी की 20वीं मंजिल की बालकनी से गिर करके रमेश अग्रवाल की मौत हो गई। हालांकि ये पूरा मामला हादसा है या आत्महत्या से जुड़ा, इसको लेकर गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि अभी जांच की जा रही है, लेकिन फिलहाल 174 के तहत जो है एफआईआर दर्ज करने के बाद 174 के तहत कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम करा परिवार को सौंप दिया गया है। बताना चाहेंगे कि 2 दिन पहले ही रितेश अग्रवाल की शादी थी। दिल्ली में ये शादी हुई और इस घर में भी काफी उनके रिश्तेदार आए हुए थे और जब ये जो है 20वीं मंजिल से रमेश अग्रवाल गिरे उस दौरान भी परिवार के कई सदस्य घर में मौजूद थे, जिसके बाद सबसे पहले रमेश अग्रवाल जब वो गिरे तो उन्हें नजदीकी एक निजी अस्पताल ले जाया गया था जहां डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी गई थी। अगर बात करें तो रमेश अग्रवाल की इस मौत को लेकर के ये हादसा है या आत्महत्या, पुलिस का कहना है कि इसकी फिलहाल जांच की जा रही है। हालांकि उनका कहना प्राथमिक जो जांच है उसमें यह मामला एक हादसा नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये केवल हादसा था या कोई और कारण है, इसको लेकर उनको कहना है कि जांच की जा रही है। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। महेंद्रगढ़ नगर पालिका की बैठक स्थगित होने से पार्षदों में नाराजगी दिखाई दी। पार्षदों ने कहा कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ नगर पालिका की आज बैठक थी परंतु उसे स्थगित कर दिया गया। जो पार्षद हैं वो पहुंचे लेकिन उन्हें जो सूचना है वो बाद में मिली और प्रधान बैठक में आए नहीं, जिस कारण से जो पार्षद हैं उनमें काफ़ी गुस्सा देखने को मिला और उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि नगर पालिका के अंदर मनमानी की जा रही है और विकास कार्यों को लेकर नगर पालिका अधिकारी व प्रधान अपनी मनमानी करते हैं और पिछले कई दिनों से विकास कार्य ठप पड़े हैं। जिस तरह से पहली बैठक थी उसमें भी बहुत से एजेंडे रखे गए थे और उन्हें पास भी किया गया था परंतु उन पर कोई काम नहीं हो पाया और इसी तरह से आज की बैठक में भी 9 एजेंडे रखने थे परंतु इसे स्थगित कर दिया गया, जिस कारण से महेंद्रगढ़ में अब जो विकास की रफ्तार है वो नहीं बढ़ पाएगी और जिस कारण से लोगों को अभी विकास के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। प्रदीप बाटोरिया, इंडिया न्यूज, महेंद्रगढ़। पानीपत में यमुना नदी के किनारे खनन किया जा रहा है। पहले रेत से भरे ट्रक यूपी के रास्ते आते जाते थे, लेकिन अब हरियाणा में गढ़ी बेसक गांव तक ये पूरा काम हो रहा है।
इस वक्त हम सोनौली के गांव गड़ी बेसक में खड़े हैं, जहां पर गड़ी बेसक और राना माजरा और आसपास के गांव के ग्रामीण यहां पर पहुंचे हैं। उनमें रोष है कि यहां से अवैध रूप से डंपर यूपी से हरियाणा में प्रवेश करते हैं, जिस कारण से गांव के जो मकान है उनमें दरारें आती हैं, क्योंकि ओवरलोड जो है डंपर है। यहाँ पर सुबह से ही इन ग्रामीणों ने इन डंपरों को रोका हुआ है। ये सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर डंपर है, पूरी जंगल तक ये डंपर यहाँ पर रोके गए हैं। सूचना मिलने के बाद यहाँ पर SHO पहुंचे थे, SHO सोनौली अतर सिंह जी पहुंचे थे पुलिस बल के साथ। उन्होंने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बिल्कुल ग्रामीण अडिग हैं। सुबह से लेकर इनको 8 घंटे के करीब यहाँ पर इन डंपरों को रोका हुआ है। कुछ डंपर यमुना बेल्ट के आसपास वहां पर रुके हुए हैं, कुछ इन्होंने ये अपने गांव में रुके हैं। इनकी साफ तौर पर मांग है कि इन डंपरों से यहाँ पर जो आने जाने वाले बच्चे हैं या खेलते हैं उनको भी खतरा रहता है, और डंपर ओवरलोड होने के कारण उनकी सड़कें टूट चुकी है, उनके दीवारों में दरारें आ चुकी है। फिलहाल RTO विभाग से अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, अब देखते हैं कि इनके द्वारा क्या कार्रवाई अब की जाती है। फिलहाल वो भी ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं, ग्रामीण अपनी बात उनके पास रख रहे हैं। अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं सूचना मिलने के बाद, लेकिन ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठे हैं। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण यहाँ सुबह से ही इकट्ठे हैं और इन ट्रकों को रोका हुआ है। फिलहाल ग्रामीण का साफ तौर पर कहना है कि इन डंपरों को वापस भेजा जाए और यूपी से आने वाले डंपरों को हरियाणा में प्रवेश न करने दिया जाए। पानीपत के गांव गड़ी बेसक से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए संजीत चौधरी। तो वहीं बहादुरगढ़ में सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से परेशान लोग नगर परिषद कार्यालय में धरना देने पहुंचे। लोगों ने बताया कि आश्वासन के बाद भी यहां पर निर्माण काम नहीं शुरू हुआ है। बहादुरगढ़ के वार्ड नंबर 13 में एक सड़क का निर्माण करवाना था, जो कि 5 वार्डों को आपस में जोड़ती है, लेकिन आपको बता दें कि काफ़ी समय बीत जाने के बावजूद भी सड़क का निर्माण नहीं करवाया गया। वार्डवासी करीब 10 दिन पूर्व नगर परिषद पहुंचे और उन्होंने सड़क बनाने की मांग की, तो नगर परिषद के अधिकारियों का कहना था कि जल्द से जल्द इस सड़क का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी सड़क का निर्माण शुरू नहीं हुआ। तो आज वार्डवासी कार्यालय पहुंचे और वहां पे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से या नगर परिषद की तरफ से कैमरे के सामने अभी तक कोई कुछ बोलने को राजी नहीं है, सब चुप्पी साधे हुए। देखने वाली बात है कि आखिर सड़क का निर्माण कब तक शुरू होता है और लोग धरने पर कब तक बैठे रहते हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राज। रेवाड़ी जिले के सबसे बड़े सेक्टर 4 की सड़कें बदहाल होने के चलते सेक्टर वासियों को बेहद ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेवाड़ी शहर के सेक्टर 4 की बदहाल सड़कों को लेकर RW की ओर से प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। RW का कहना है कि यदि जल्दी सड़कों का निर्माण शुरू नहीं हुआ तो वह धरना देने से भी नहीं चुकेंगे। आरोप यह कि वर्ष 2013 से लेकर 2023 तक 10 साल बीत जाने के बाद भी सड़कों पर मरम्मत तो दूर, एक भी गड्ढा नहीं भरा गया। ऐसे में शहर के सेक्टर 4 से निकलना तक मुश्किल है। ऐसे में समझा जा सकता है कि नगर परिषद हाउस के 2 साल गठन के बाद भी आज तक विकास कार्यों के नाम पर रेवाड़ी शहर का सेक्टर 4 बदहाल है। इस संबंध में जब वार्ड 20 के पार्षद विजय राव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया की जा रही है, जल्द ही टेंडर का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। पहले कोरोना काल, इसके बाद टेक्निकल स्टाफ नहीं होने के चलते टेंडर नहीं हो पाया था, इसके चलते ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि नगर परिषद और जो वार्ड पार्षद है उनकी ओर से कहा जा रहा है कि जल्दी निर्माण कार्य शुरू होगा। आने वाले दिनों में देखना होगा कि कब निर्माण कार्य शुरू होगा, रेवाड़ी शहर के सेक्टर 4 वासियों को कब राहत मिलेगी, आने वाले समय में देखना होगा। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो वहीं चरखी दादरी शहर की मुख्य सड़कें जर्जर होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दादरी की 6 मुख्य सड़कें बिल्कुल जर्जर हो चुकी हैं। वहाँ गड्ढे बने हुए हैं, वहाँ से गुजरने वाले वाहन चालकों और स्थानीय निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ से दुपहिया वाहन गुजरते हुए गिरकर घायल हो चुके हैं और यहाँ बहुत ही परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं। लोगों का कहना है कि 1 माह के दौरान 10 से 12 दुपहिया वाहन चालक गिरकर घायल हो रहे हैं। बार बार प्रशासन को व विभाग को शिकायत करने के बाद भी कोई समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोगों का कहना है अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो एक आंदोलन करने को मजबूर होंगे। प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और हमें यूं ही भेदभाव के तहत छोड़ दिया गया है। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र शर्मा।
तो वहीं सोनीपत में इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम ने आंगनबाड़ी पर जाकर रियलिटी चेक किया, जहां आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी वर्कर्स नदारद मिली। सोनीपत में इंडिया न्यूज हरियाणा द्वारा रियलिटी चेक किया गया, जहां आंगनबाड़ी के रियलिटी चेक में बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया है। दरअसल हमने अलग अलग आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाकर देखा तो वहां पर प्रदेश सरकार की नीतियों का फलिता लगता हुआ दिखाई दिया। दरअसल प्रदेश की सरकार कुपोषण को समाप्त करने को लेकर अलग अलग दिन के लिए रेसिपी तैयार की गई हैं और इसी लिहाज से अलग अलग दिन के लिए खाना बनाने का प्रावधान है। लेकिन सोनीपत में आंगनबाड़ी केंद्रों पर ना तो सरसों का तेल है और ना ही रिफाइंड है, चीनी खत्म है। तो वहीं बच्चों को पोषक आहार के रूप में कच्ची सब्जियों से तैयार सब्जियां जो हैं वो भी नहीं मिल पा रही हैं। हालांकि तस्वीरें ये भी देखने को मिली कि बच्चों को केवल सूखी रोटियां मिल रही हैं, उनके साथ सब्जी नहीं दी जा रही है। और वहीं दलिए के रूप में नमकीन दलिया दिया जा रहा, मीठा दलिया नहीं मिल रहा है। और वहीं प्रतिदिन जिस प्रकार से आहार स्वरूप जो है 6 दिन का अलग अलग पोषक तत्वों को देने का प्रावधान है, ना सोयाबीन डाली जाती है तो वहीं चने की दाल का दूर दूर तक कोई वास्ता नज़र नहीं आया। हालात ये भी नज़र आए कि जब मौके पर कर्मचारियों से बातचीत की गई तो उनका ये कहना था कि सरकार की तरफ से सारे पदार्थ आते हैं और जिस प्रकार से लाखों करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है, जिला स्तर पर कहीं न कहीं बड़े स्तर पर गड़बड़ झाला चल रहा है। आखिर इतना सारा जो सामान आता है आखिर कहां जाता है, ये सवालिया निशान खड़े कर रहा है। हालांकि रियलिटी चेक में ये भी देखने को मिला कि जो लाभार्थी हैं उन्होंने बताया कि कई महीनों से उन्हें पंजीरी या अन्य कई राशन नहीं मिल रहे हैं। 1 या 2 राशन देकर औपचारिकता पूरी करते हुए आंगनबाड़ी वर्कर नजर आ रहे हैं। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह मार। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। हिसार में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कृषि मेले का शुभारंभ किया। मेले में 246 स्टॉल लगाई गई। हिसार के हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अंदर हरियाणा विकास कृषि मेले का आयोजन किया गया है, जिसका आज हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शुभारंभ किया। और जिसके बाद शुभारंभ करने के बाद किसानों से बातचीत करते हुए उनकी समस्याएं सुनी और जिसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि आने वाले समय में इस कृषि मेले को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा, क्योंकि लगातार यहाँ पर किसानों के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय पूरे देश के अंदर नंबर 1 विश्वविद्यालय, जिसके अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 12 मार्च को यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर कृषि मेले का समापन करेंगे। इंडिया न्यूज के लिए हिसार से अमित वर्मा। 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।